all the banking examination in one go. And we are going to discuss the strategy, the syllabus, and the lot of aspects of these banking examination that you miss during your preparation. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. सबसे पहले शुरू करते हैं. देखो, मेगा वेबिनार, अगर हम बात करें, बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं एक साल में, और आप सभी के लिए अलग अलग प्रिपेयर करते हैं. आपकी स्ट्रैटेजी हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग होती है. Recording in progress. तो आपके लिए ये सोचना बहुत बड़ी बात है कि अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो आप वहां तक जा सकते हैं. दूसरी चीज, इनकंपेरेबल सैलरी पर्क्स हैं. देखो, अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर शुरू करते हैं, ठीक है, मैं आपको पीओ की एक सैलरी स्ट्रक्चर बता देता हूं. अगर आप शुरू करते हैं ना, तो एट वेरी फर्स्ट यू विल बी गेटिंग 35,000, 40,000, बट विद इन 3 years you will be getting around 60 to 70K in hand. Apart from that, fuel expenses, HRA and newspaper allowances, many more are there. तो सबसे पहले अगर कोई सोचता है ना कि क्यों शुरुआत करें, तो these are the reasons. इंटरेस्टिंग वर्क प्रोफाइल, आपको देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ने का एक चांस मिलता है. यू विल सी हाउ इकोनॉमी वर्क्स. ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, आप उसका एक पार्ट होंगे. तो सबसे पहले बैंकिंग, व्हाई बैंकिंग, दिस इज द थिंग. ठीक है, इस पर्सन की तरफ देखो, इन्होंने कहां से शुरुआत की थी और कहां पहुंच गए, तो आप भी पहुंच सकते हो. दिस इज फॉर यू गाइस, दिस इज द जॉब दैट यू आर डूइंग. ठीक है, हाँ जी. अब एनुअल बैंकिंग एग्जाम्स, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास बैंकिंग के कितने एग्जाम्स हैं जो हर साल आते हैं. अगर आप यहां पर बात करते हैं हर साल आने वाले एग्जाम्स की, ठीक है, एसबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है कि उनके साल में 3 एग्जाम्स आते हैं: प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड क्लर्क. ठीक है, जिसे हम असिस्टेंट बोलते हैं, जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, एज क्लर्क. दूसरा हमारे पास क्या है? आईबीपीएस पीओ, इसका भी एसओ एंड क्लर्क आता है. आरआरबी पीओ एंड क्लर्क आता है. एलआईसी के एग्जाम है, डबल एओ, ठीक है, और असिस्टेंट के एग्जाम्स हैं. ये हमारे पास एनुअली एग्जाम्स हैं जो हर साल आते हैं. ठीक है, आपको सबसे पहले यही चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये हर साल निकलने वाले एग्जाम है. अगर आप एक बार प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, इन एग्जाम्स की, तो कोई ना कोई तो निकाल पाएंगे. ठीक है, यू कैन क्रैक इट अगर आप पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं सिंसियरली. ठीक है, टू द स्पिरिट अगर आप प्रिपेयर करोगे तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकलेगा. ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकलेगा. ठीक है, क्लियर नहीं होगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल एग्जाम्स. सबसे इतने ज्यादा एग्जाम्स होने का, मल्टीपल एग्जाम्स होने का बेनिफिट क्या है? ठीक है, बेनिफिट को सोच करके चलते हैं. देखो, सब ज्यादा एग्जाम्स हो गए, है ना, क्लियर है. अब इसका फायदा क्या है? कॉमन सिलेबस है, सभी का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है. अगर आप देखो 70 to 75% पैटर्न सेम है. ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है साल में. अगर इतने सारे पेपर हो रहे हैं तो वैकेंसीज होंगी या नहीं होंगी? बताओ भाई. तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हो गए वो ज्यादा हो गए आपके पास. ठीक है, अब एग्जाम्स जो कंडक्ट किए जाते हैं वो सेम टाइम फ्रेम में होते हैं. लगभग 1 से 2 महीना का डिफरेंस होता है. सभी एग्जाम की नोटिफिकेशन भी आ जाती है. वो भी मैं अभी बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजी, सिलेबस, सारी चीजें और टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा एग्जाम जो है कब कब होता है. ठीक है, कितना टाइम गैप होता है उनमें. तो टाइमलाइन जो होती है वो क्या है? 1 to 2 months. वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है. एक बार प्रिपेयर करो, सारे एग्जाम में काम आएगा. एज सच ऐसा नहीं है. हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर डिफरेंट करना पड़ता है. हम लोग यही सोच करके चलते हैं कि हर एग्जाम के लिए डिफरेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा.
बट मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। हम आज एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें एक ही अप्रोच सभी के लिए काम आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल के कोविड टाइम में आपने भी देखी है, दैट इज कि जो जॉब्स हैं, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, वो डिले होता है। इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपका रिजल्ट 1 अप्रैल को आता है तो मई तक आपकी ज्वाइनिंग पक्की है, जो कि हर साल बैंकिंग सेक्टर में होता है। आईबीपीएस भी यही करता है, एसबीआई भी यही करता है। ठीक है, डू यू गाइज एग्री? भाई एग्री करते हैं तो फटाफट वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में। इफ यू एग्री, राइट वाई। ठीक है, दैट्स वाई बैंकिंग इज द ग्रेटेस्ट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग अपॉइंटमेंट लेटर्स टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन टाइम। यस, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि भाई और जगह पे एग्जाम्स जो है डिले हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं, इसका सारा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। ये टाइम पे करता है सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो टाइमलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, आप समझ करके चलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूं अभी आपको। यू हैव टू फोकस। देखो मैंने आपको बताया एसबीआई पीओ आता है, IBPS PO will be there, IBPS clerk will be there, IBPS RRB will be there. नोटिफिकेशन मंथ इस साल अक्टूबर नवंबर है। रेगुलरली कब आता है? अप्रैल टू मई में। रेगुलरली आता कब है नोटिफिकेशन? अप्रैल टू मई में। अगर आप प्रीलिम्स की डेट देखेंगे तो इस साल दिसंबर टू जनवरी है, लेकिन रेगुलर कब होती है? जुलाई में। यहां पर मेंस कब होता है? सितंबर टू अक्टूबर। रिजल्ट कब आ जाता है? मार्च अप्रैल में आएगा इस बार। वैसे रेगुलर आ जाता है जनवरी फरवरी तक, मार्च तक सिलेक्शन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग पे चले जाओगे। नाउ इन आईबीपीएस पीओ जुलाई अगस्त में आपकी आती है नोटिफिकेशन, अक्टूबर नवंबर में प्रीलिम्स होगा, नवंबर दिसंबर में मेंस, एंड अप्रैल में आपका रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अप्रैल का रिजल्ट। ठीक है, ये देख करके चलेंगे। Whereas if we talk about जुलाई और अगस्त, ठीक है, में किसका नोटिफिकेशन आता है? आईबीपीएस क्लर्क का। एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर में, इनिशियल नवंबर स्टार्टिंग में ही आपका मेंस हो जाएगा, अप्रैल में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, हर बार जून में आपका क्या होगा? नोटिफिकेशन मंथ फॉर आईबीपीएस आरआरबी सबसे पहले आ जाता है, ये ध्यान रखना। इन तीनों में सबसे पहले किसका आता है? आरआरबी का नोटिफिकेशन आता है। प्रीलिम्स कब होगा? इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप यहाँ पे कंपैरिजन करते रहिएगा। सितंबर अक्टूबर में मेंस होगा, एंड जनवरी फरवरी में क्या हो जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। एक महीना बाद आपकी ज्वाइनिंग। तो अगर आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन का टाइम फ्रेम सिमिलर है। देखिए 3 एग्जाम जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आ जाता है। अक्टूबर नवंबर अगस्त, यहां पर आपके 1 to 2 मंथ्स के फ्रेम में प्रीलिम्स के एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, मेंस का एग्जाम कब हो रहा है? देखें, नवंबर सितंबर अक्टूबर तक हो रहा है। नॉर्मली अब ये डिले हो गया ड्यू टू कोविड। और रिजल्ट कब तक आ जाता है? अप्रैल तक। सभी एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो अप्रैल तक आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखो कि प्रीलिम्स जो है वो इस तरीके से आपके पास आएगा। मतलब नवंबर तक प्रीलिम्स हो जाता है, नवंबर तक आपका क्या हो जाता है? प्रीलिम्स हो जाता है ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड या नवंबर शुरू में। हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, वो तो हम ही बताएंगे। इट्स प्रिपरेशन टेक्स अराउंड 6 मंथ्स। देखो 2 से 3 महीने में सिलेबस खत्म होता है। ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यू भी करने हैं, ठीक है, और टेस्ट भी देने हैं। तो यहां पर क्या होता है? आपके पास 6 मंथ्स का टाइम होना चाहिए। डेली 2 to 3 hours सेल्फ स्टडी इज सफिशिएंट फॉर दीज एग्जामिनेशन। Regular practice, you should be in regular practicing concepts. You can ask, you can be clearing your doubts regularly. आपको इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। आपका रेगुलर डाउट्स का एक तरीके से सेशन जो है वो होना चाहिए कि भाई सैटरडे मेरा डाउट चल रहा है, वो मैं क्लियर करता रहा हूँ। खुद भी पढ़ रहे हैं तो खुद भी क्लियर करते रहें। आइडियल टाइम जो है स्टार्टिंग का, दैट इज अगस्त और सितंबर। अगर आप शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम के टाइम फ्रेम क्या थे, टाइमलाइन क्या थी। तो इस तरीके से आपका जो पॉइंट है वो यहां पर चेंज हो जाता है। ठीक है भाई। अब व्हाट इज सो कॉमन अबाउट सिलेबस? हाँ जी, व्हाट इज सो कॉमन? अगर आप देखेंगे ये सारी कॉमन चीजें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। बहुत अच्छे से प्यार से समझ करके चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बस आप एक बार समझें कि सिलेबस की कॉमन चीजें हमारे पास क्या है। देखो पहला क्या आया? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फेज 1 में है किसी भी एग्जाम के। ठीक है, किसी भी कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे आप
एसबीआई पीओ उठा लो, एसबीआई क्लर्क उठा लो, ठीक है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क उठा लो, ठीक है। इन एवरी एग्जामिनेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विल बी देयर, ठीक है। ये दोनों ही आपके पास सेक्शन रहेंगे, प्री में भी और मेंस में भी। इंग्लिश लैंग्वेज विल बी देयर, लॉजिकल रीजनिंग विल बी देयर। मेंस में क्या होता है, यहां पर फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाता है। क्या आता है? फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, ठीक है, दैट इज डिफरेंट, या यू कैन से दैट जनरल अवेयरनेस आएगा, है ना। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज आ जाएगी। कई बार बहुत सारे एग्जाम के सिलेबस में कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी लिखा होता है, लेकिन वो पूछा नहीं गया, ठीक है। लास्ट के 4 साल में एक भी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड का नहीं आया, तो परेशान मत होना, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। कोई भी बैंक एग्जाम जो आप देंगे वो 3 फेजेस में हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। फेज 1, फेज 2, ठीक है, और इंटरव्यू। अब फेज 2 में 2 राउंड होता है, एक रिटन वाला होता है, ठीक है, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन, और दूसरा जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑब्जेक्टिव। उसका पैटर्न भी अभी डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मिनट में करना है। तो ये हमारा फेज 1 और फेज 2 का कॉमन सिलेबस है। इसके लिए आपको डिफरेंट नहीं पढ़ना है। जब आप शुरुआत करेंगे तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमें प्री के लिए अलग प्रिपरेशन करनी है, मेंस के लिए अलग प्रिपरेशन करनी है, बट आपको एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए माइंड में, दैट कि जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो मेंस का जो पेपर होगा उसमें गैप ज्यादा नहीं रहेगा, हार्डली 1 मंथ, 20 to 30 डेज वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड 20 to 30 डेज में मेंस का एग्जाम थोड़ी ना प्रिपेयर हो सकता है। यू शुड बी प्रिपेयरिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो वहां से आपको ये प्रिपरेशन शुरू करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या आप एग्री करते हैं इससे? जल्दी से फटाफट बताइए कि आप कभी भी प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग प्रिपरेशन नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टार्ट द कंप्लीट प्रिपरेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट। जल्दी से फटाफट बताइए, वाई लिख दीजिए इफ यू एग्री। हाँ जी, फटाफट वाई लिख दे। यस, नॉट वाई, ठीक है, वाई लिखना है, ठीक है, WHY नहीं, ठीक है। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट दैट यू हैव the knowledge and the awareness about this examination. I like your spirit. Now let's talk about the pattern comparison of phase 1 of any kind of examination. Let's suppose आप ना बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसका फेज 1 है, ठीक है, वो प्रिपेयर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज विल बी देयर फॉर 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स आएंगे, और ड्यूरेशन कितनी मिलेगी? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रखना, टॉपर इज नॉट दैट पर्सन जो 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। लेट्स सपोज यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पोर्शन अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्दी भी हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे तो 35 क्वेश्चंस आएंगे 35 मार्क्स के लिए, देयर विल बी 20 मिनट्स फॉर द सेम। अब रीजनिंग एबिलिटी इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट्स होंगे। यहां पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं, जैसे लेट सपोज अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से आ गए, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आता ही आता है, यू हैव टू ले डाउन योर अटेंशन टू दोज टॉपिक्स जहां से आप अच्छे से मार्क्स ग्रैब कर सकें, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। विधि जी, वी विल टॉक अबाउट इट इन द एंड ऑफ द सेशन, डोंट वरी। हाँ जी, अब टोटल जो हो गए 100 मार्क्स हो गए, यहां पर भी 100 मैक्सिमम मार्क्स हैं, एंड टोटल मिनट्स विल बी 60 इन एवरी बैंक एग्जामिनेशन। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सभी बैंक के एग्जामिनेशन में यू विल बी प्रोवाइडेड 60 मिनट्स, देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको यहां पर उन्हें सॉल्व करना है विद इन 60 मिनट्स विदाउट स्पेसिफिक गाइडेंस एंड स्पेसिफिक एंड फोकस्ड प्रिपरेशन। यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि यहां हर क्वेश्चन के लिए अगर आप देखें तो 30 to 40 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं, 30 to 40 सेकेंड। उसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी होती है, बट विद अ फोकस्ड अप्रोच, कि आपको सभी के लिए अलग से पढ़ना है या सभी के लिए एक तरीके से पढ़ना है, एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो एक तो ये रहा फेज 1 के लिए, ठीक है। अब सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया, आरआरबी में पैटर्न जो है डिफरेंट होता है। आरआरबी में क्या होता है, इंग्लिश नहीं आती है, वहां पर मैथ्स और रीजनिंग ही आता है, मैथ्स क्वांट्स और रीजनिंग ही आता है प्रीलिम्स में।
लेकिन मेंस में आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश भी ले सकते हैं और हिंदी भी ले सकते हैं। तो आरआरबी इज टोटली यू कैन से दैट स्लाइट डिफरेंट। आरआरबी यू कैन से दैट रीजनल रूरल बैंक। हाँ जी। तो अब मेंस की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो पैटर्न देखेंगे क्लर्क का देखेंगे, क्लर्क का मेंस का पैटर्न, क्योंकि क्लर्क और पीओ का मेंस का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है, और सो इज द कट ऑफ भी जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समझ करके चलेंगे। मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स होंगे, यू विल बी प्रोवाइडेड 35 मिनट्स। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो अब देख लो आप, रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 100 तो यही सेक्शन हो गया। तो दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं। 50 मार्क्स, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, 60 मार्क्स का आ रहा है, और मिनट्स कितने होंगे 45। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 यहां पर रहेंगे, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। मैंने आपको बताया था मेंस में जनरल अवेयरनेस अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, थोड़ा स्टैटिक से जो करंट आपके पास मिक्स होकर के आता है वो भी इसमें पूछा जाता है। तो 50 मार्क्स का ये होगा, 35 मिनट्स ये आपके काउंट करेगा। तो टोटल जो क्वेश्चंस आप यहां देख रहे हैं लगभग लगभग 190 हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 190 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। ये क्लर्क का मेंस का पैटर्न होता है, वेदर इट इज एसबीआई, वेदर इट इज आईबीपीएस। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है आपका, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं पीओ के मेंस के पैटर्न की। देखो पीओ का मेंस का पैटर्न आप डिस्कस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर लिखा होता है सिलेबस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। क्वेश्चंस आते हैं 45 मार्क्स, लेकिन होते हैं 60 मिनट्स, आपको मिलती हैं 60। तो आप ध्यान रखें कि ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंट होता है। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, यहीं पर थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट हो जाता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करते हैं, 40 क्वेश्चंस, 40 मैक्सिमम मार्क्स एंड 35 मिनट्स। आपको अटेम्प्ट ही करने हैं, अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर देंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसमें कोई रूल नहीं लगाना, आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर देंगे। सबसे दिक्कत वाली बात यही है कि हम पढ़ते नहीं है बस, है ना। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्वांट्स, डीआई और क्वांट्स, यहां पर ये आप समझ करके चलेंगे कि इसमें जो है मेनली डीआई वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 60 मार्क्स। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कम है लेकिन मार्क्स ज्यादा है, ये भी सोच लीजिएगा क्वांट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 35, 40 मार्क्स हैं, 40 मिनट्स हैं। तो टोटल नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चंस जो होंगे 155, यू विल बी प्रोवाइडेड 200 मार्क्स एंड यू हैव टू सॉल्व इट इन 3 आवर्स। ये था आपका पैटर्न फेज 2 पी ओनली। दिव्या कह रहे हैं इंग्लिश में ही ओनली एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी में भी? आरआरबी आप हिंदी में भी दे सकते हो, नॉट एन इशू, आप हिंदी में भी दे सकते हो भाई आरआरबी। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, ठीक है, इसके बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है एक। ठीक है, 50 नंबर का होता है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, लेटर लिखना होता है और एसे लिखना होता है। बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर किसी को लेटर की स्टार्टिंग नहीं आती ना, पैटर्न नहीं पता है, ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, शुरू में क्या देना है, सैल्यूटेशन देना है या सब्जेक्ट देना है, तो उसके मार्क्स वहीं से कटने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में भी यही है। ठीक है, स्टार्टिंग नहीं पता है कैसे स्टार्ट करना है, तो वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। हाँ जी, बिल्कुल सही। चलिए, अब ये था पैटर्न, हमने डिस्कस कर लिया पैटर्न। ठीक है, आप लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा सब्जेक्ट कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, टॉपिक्स कितने हैं? बहुत सारे, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक तरीके से सेम पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। एसबीआई में सेम पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर पीओ और क्लर्क की बात करें तो लेवल डिफरेंट कर दिया है उन्होंने, कि वहां पर इजी पूछेंगे क्लर्क में, और पीओ में थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर देंगे। वो आपसे क्या पूछेंगे कि आप अप्लाई भी करें अपनी नॉलेज, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ना। एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। आप मुझे बताएं, अगर आपको एप्लीकेशन समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं जो डीआई में पूछा गया है। लेट्स सपोज परसेंटेज है, आप डीआई में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे वहां से। सभी का पैटर्न यही है भाई, और सभी के लिए आपको क्या प्रिपेयर करने हैं, ये 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। इंग्लिश,
मैथ्स जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है। हमें इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करनी कि एक रूल पढ़ लिया रट्टा मार लिया, नहीं ऐसा नहीं करना। एक रूल पढ़े 10 जगह यूज करें, ऐसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और हमारी एक्सपर्टीज भी इसी चीज में है कि हम आपको कम से कम पढ़ाते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट कराते हैं, यहीं पर गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एवरी एस्पिरेंट मेक, कि भाई वो क्या करता है, वो एक रूल पढ़ता है और एक जगह इंप्लीमेंट करता है, बट वी मेक देम थ्रू आर प्रोसेसेस कि वो एक रूल पढ़े एंड ही शुड इंप्लीमेंट दैट रूल इन मल्टीपल वेज और मल्टीपल क्वेश्चंस, कि उसका एक रूल जो है उसको बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो डू यू एग्री कि आपको मल्टीपल जगह पर एक ही रूल अप्लाई करना है? ठीक है, क्या आपको पता है कि भाई सभी को क्या अप्लाई करना है? एक रूल बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे रूल एक जगह पर नहीं, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट वाई कर दीजिए इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। रूल्स पता होने चाहिए आपको जो एक जगह पर आप अप्लाई करें, ठीक है, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए एक ही रूल से, ठीक है। अभी सर जो है एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पोस्ट करते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, ठीक है। दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर द काइंड ऑफ अपडेट्स दैट वी प्रोवाइड। हाँ जी, सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का जो हमारे पास सिलेबस है दैट इज कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर आता है, वोकैबुलरी आएगा, ठीक है, वर्ड एसोसिएशन आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, मल्टीपल लेवल के क्वेश्चन। और हम क्या करते हैं, टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रामर से डर जाते हैं, ठीक है, ग्रामर का ही नहीं पता हमें कि ग्रामर में इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर हम उन टॉपिक्स को पढ़ लें, पैरा जंबल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एरर डिटेक्शन, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, उसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, उसमें भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यस मोनिका, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वी हैव टॉट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, यूपीएससी, ईपीएफओ, बैंकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, एसएससी एग्जामिनेशन। वी डू हैव अ चैनल, ठीक है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ लिंक सून, डोंट वरी। हाँ जी, तो अब आप समझ में आ गया कि भाई हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने का नहीं है, हमें इतने टॉपिक्स में क्वेश्चंस और रूल अपने प्रैक्टिस करने हैं, इंप्लीमेंट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव का जैसे मैंने आपको बताया था, यू विल बी प्रोवाइडेड 30 मिनट्स, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 50 मार्क्स। एक टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग में और एसे में, ठीक है, इसमें भी आपको हम हेल्प करेंगे एंड वी हेल्प स्टूडेंट्स इन इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल, ठीक है। हम बेसिक आपको ये बताते हैं हाउ टू सेट, हाउ टू स्पीक, सॉफ्ट स्किल्स किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ टू build those soft skills that are required for interview preparation specifically, and main interview में भी हम आपकी हेल्प करते हैं, डोंट वरी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश मेड इजी। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, और उसको 4 जगह पर यूज करवाऊंगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, 4 जगह पर यूज कराऊंगा, ठीक है, वो समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, हम इसे बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। मेरी टेक्निक क्या है, दैट आई प्रोवाइड यू गाइज एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, और उसके थ्रू आप एक कॉन्सेप्ट को 4 जगह पर लगाओगे। देखो हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एरर डिटेक्शन का। देखो अगर आप कभी भी 2 सब्जेक्ट को, ठीक है, यू एड 2 सब्जेक्ट्स विद एज वेल एज, ठीक है, तो वहां पर जो है वर्ब क्या यूज करनी पड़ती है आपको, सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन ये डिपेंड करता है एट योर फर्स्ट सब्जेक्ट, एट योर फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट को एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं, रूल समझिएगा पहले, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई भी आप 2 सब्जेक्ट एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं तो आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप देखें, समझे, बहुत विजिबल है ना, विजिबल है ना भाई, विजिबल है, ब्लैक, ब्लैक विजिबल है, ये बता दीजिए, ब्लैक विजिबल है ना सभी को? ओके ग्रेट, ठीक है, ठीक है भाई, समझो समझो एक बार। द ऑफिसर एज वेल एज हिज वर्कर्स
आर डूइंग द वर्क। सिंपल सा सेंटेंस, मैंने आपको एक बेसिक सेंटेंस आई हैव प्रोवाइडेड यू। ठीक है, अब आपने यहाँ पर रूल समझना है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि दो सब्जेक्ट जो हैं किससे ज्वाइन हुए हैं, एज वेल एज से ज्वाइन हुए हैं, तो यू हैव टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ऑफिसर, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिज वर्कर्स। तो वर्ब बताएं कैसे यूज करेंगे आप। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आएगा या फिर इज आएगा, बताओ मुझे, आर आएगा या फिर इज आएगा, बताइए जल्दी से, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी। यू हैव टू लुक फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। यस, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो ऑफिसर है वो सिंगुलर है, ऑफिसर है वो सिंगुलर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आर को रिमूव करेंगे एंड यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इज, ग्रामर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब एज वेल एज आ गया। अब मैं आपको इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर आप along with यूज कर लेना, यहाँ पर सेंटेंस में कई बार along with आएगा, together with आएगा, alike आएगा। ठीक है, alike भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, alike भी आ सकता है। इसकी जगह पर accompanied by आएगा, तभी भी रूल सेम रहेगा, तभी भी रूल सेम रहेगा। आपको 4 रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार में ही कराता हूं। मैं सभी चीजों को कंसाइज करके, मर्ज करके आपको वो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता हूं जिसमें आपका कम से कम एफर्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन हो। अब आप वो देखें कि अगर यहाँ एज वेल एज की जगह टुगेदर विद यूज कर दो तब भी सेम है। ठीक है, और अलाइक कर दो तब भी सेम है। यूज जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ जी, बताइए फटाफट, समझ में आया कि 4 कॉन्सेप्ट एक जगह पर यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट को एक जगह पर यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यही है बेनिफिट, यही है बेनिफिट याद रखने का, तरीके को समझने का। एक और रूल बताता हूं, छोटा सा रूल है बहुत। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो अब मैं सर को बुलाना चाहूंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सर को। वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे थ्रू विच यू कैन सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू फील यू कैन नॉट इन एन इजी मैनर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, वो इतनी अच्छी ट्रिक्स आपको समझाते हैं, हम उन्हें मैजिशियन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। तो लेट मी कॉल संदीप सर हु इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द quantitative aptitude. Please welcome sir. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं ये जानना चाहूंगा आप सभी से कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। जल्दी से मुझे बताइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स? ओके, तो काफी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हैं ना। ओके, फर्स्ट टाइम भी है कई, वेरी गुड। फ्रेशर्स भी काफी है। तो देखो, बैंकिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक काफी बड़ा पोर्शन मिलता है। यानी कि ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 25% का जो पोर्शन है वो अकेला मैथ कवर करेगा, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, इसका जल्दी से सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस क्या होता है। अब देखो बच्चे, अगर हम बात करें सिलेबस की तो थोड़ा समझना इसको। ठीक है, अगर आप मान लो नॉर्मली अगर हम देखें कि मैथ का बताओ क्या सिलेबस है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, एलिगेशन एंड मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लगभग 16 to 17 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो बैंकिंग के, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो फटाफट से हम एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस। जैसे कि आप सभी जानते हो कि बैंकिंग का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो क्लरिकल लेवल का है, चाहे वो पीओ लेवल का है, चाहे इंश्योरेंस में असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के एग्जाम्स हैं, इन सब में 2 लेवल्स पे पेपर बनता है। तो पहला आएगा हमारे पास प्रीलिम्स और सेकंड आएगा हमारे पास मेंस। ठीक है, तो प्रीलिम्स की बेटा अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है उसमें टोटल आपको 35 क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसा कि आपको सर ने ऑलरेडी बताया होगा कि 35 क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं है तो मैं पेन का चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, तो 35 क्वेश्चंस होते हैं जी टोटल, और इनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको
मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और जो जो 35 क्वेश्चन है, देखो ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन उठाए गए हैं, ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और उसके बाद आते हैं हमारे पास मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे कि परसेंटेज रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, ठीक है ना। तो देखो ये कुछ पार्ट है हमारे पास जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम प्रेपरेशन शुरू करते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, अगर हम प्रेपरेशन शुरू करते हैं तो हमारे पास एक बुक होती है जिसमें लगभग 17 to 18 टॉपिक्स होते हैं, और फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर देते हैं। तो देखो थोड़ा स्मार्टनेस के साथ हमने प्रेपरेशन करनी है। हम जो शुरू करेंगे, शुरुआत हमारी कैसे होनी चाहिए बच्चे, कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रीलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्लैरिकल में 10 क्वेश्चंस होते हैं, और पीओ वगैरह के एग्जाम्स में 5 क्वेश्चंस होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में देखो ये चीज रिपीट हो जाती है, 5 क्वेश्चंस रहेंगे अपने क्लैरिकल के पेपर में और 10 क्वेश्चंस रहेंगे पीओ लेवल के पेपर में, ठीक है। और बचे हुए जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चंस है वो बाकी टॉपिक्स में होते हैं, जिनको हम मिसलेनियस टॉपिक्स कहते हैं, जो टोटल 16 टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। मैं सारे टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो आपको मेंस में काफी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे बस आपका 5 मिनट चाहिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जिस एग्जाम की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं उसमें आता क्या क्या, हमने पढ़ना क्या क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो उसमें देखो प्रीलिम्स का मैंने आपको बता दिया कि ये 4 जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मेंस में देखें तो मेंस में देखो मैं टॉपिक्स का नाम नहीं लूंगा, ब्रॉड लेवल पे हम बात करेंगे। तो वो क्या है कि मेंस में आपको एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन आएगी, ठीक है। 45 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, सॉरी 35 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। पीओ की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स, और इसको करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। तो इन 35 क्वेश्चंस में से देखो लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस आपको डीआई के मिलेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में हो सकता है कि वो आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यूज करे, हो सकता है कि बोट एंड स्ट्रीम एक टॉपिक होता है, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक होता है, परसेंटेज रेशियो है, इन सबके कंसेप्ट को वो यूज करता है इसमें, ठीक है ना। यानी कि ये वाली जो डीआई है ये मैथ के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड है, मतलब आपको मिसलेनियस टॉपिक भी आने चाहिए। अगर